मीनिंग आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल सप्लाई। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या होगा सप्लाई का? मैम जो हम लोग डिमांड करते हैं मैम, उसके बाद जो मैम प्रोडक्ट मतलब मार्केट में आता है मैम। अच्छा, जो हम डिमांड करते हैं उसका जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो। सप्लाई कहते हैं मैम। जो अच्छा। हम लोग मैम जिसका हम लोग को जरूरत होती है मैम, उसको डिमांड करते हैं फिर कोई चीज। ठीक है। और कोई? वही it is a economic concept that describe जो कंज्यूमर डिमांड करता है वही सप्लाई मार्केट में होती है, अहमद ने बताया। अच्छा, सत्य आप कुछ बताना चाहेंगे? मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्योंकि डिमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा डिमांड कवर हमने कर लिया था। सप्लाई सप्लाई देखो, नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बात करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन नहीं सुननी है आप लोगों से। ठीक है, नॉर्मल एकदम क्या लगता है, मतलब मीनिंग क्या लग रहा है मीनिंग ऑफ सप्लाई में? डिमांड तो देखो पता है, जो हमारी जरूरत है, हमने 4-5 वर्ड्स भी इसमें सीखे थे। डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू पे, ये सारे मतलब पॉइंट्स हमने बहुत सारे कवर किए थे डिमांड को पढ़ने में। तो सप्लाई में क्या हो सकता है? ओके, देखो मेनली अगर हम बात करें तो मार्केट में जितना भी सामान अवेलेबल है सेल के लिए, ठीक है, किसके लिए अवेलेबल है? आपका सेल के लिए अवेलेबल है, वो क्या कहलाएगा? आपका सप्लाई कहलाएगा। जितना भी सामान, जो भी सामान हम यहाँ पे मार्केट में रखे हैं ताकि हम उसको बेच सकें, उसको सेल आउट कर सकें, वो क्या कहलाता है? आपका सप्लाई कहलाता है। अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट देख सकते हो। स्टेटमेंट आपकी लिखी है, वी शुड नॉट कंफ्यूज between availability of a commodity in a market and supply of that commodity. They are not the same. मार्केट में जितना सामान अवेलेबल है, ठीक है, या फिर जितना सामान बिकने के लिए अवेलेबल है, इन दोनों में बिल्कुल भी हम इसमें सिमिलैरिटी नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग होता है। क्या मतलब है कहने का? अब देखो, अभी जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस, तब आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कहता है, इवन इफ अ कमोडिटी इज अवेलेबल इट डज नॉट मीन दैट इट हैज बीन सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगर कोई सामान मार्केट में अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सप्लाइड के लिए अवेलेबल है। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज गिवन फॉलोज। कैसे इसको सप्लाई की डेफिनेशन हम दे सकते हैं? Supply of a commodity is the quantity of a commodity that a seller offer for sale at a given price at a given time. ये आपकी डेफिनेशन, ठीक है। क्या कहा गया है इस डेफिनेशन में आपसे? सप्लाई है गुड्स एंड कमोडिटीज की सेल ऑफ की बात कर रहा है, जो कि सप्लायर ने, जो बेचने वाला है, जो सेलर है, उसने क्या किया है? सेल के लिए ऑफर किया है अ गिवन प्राइस पे, जो प्राइस उनकी डिसाइड हुई होगी उस पे, एंड गिवन टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस डेफिनेशन में? क्या 3 चीजें जोड़ी गई? पहला कहता है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ सप्लायर। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप शोरूम गए होंगे, उसमें लिखा होता है किसी प्रोडक्ट में नॉट फॉर सेल, ठीक है, कि ये बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो आप इसको सप्लाई में इंक्लूड नहीं करोगे। सप्लाई में वही गुड्स एंड कमोडिटीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि किसके लिए होती हैं? सेल के पर्पस के लिए अवेलेबल होती है। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपसे कहता है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिवन इन अ मार्केट एट विच द सेलर इज विलिंग टू सेल दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। हम उतनी ही क्वांटिटी की बात कर सकते हैं जितना कि सेलर उसको बेचना चाहता है। थर्ड पॉइंट कहता है द टाइम पीरियड बिटवीन विच द सेलर इज विलिंग टू सेल दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसमें आपसे क्या बोला गया है? ठीक है,
ये पॉइंट आपसे कहता है द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, उसी समय, ऐसा नहीं है कि मैंने आज सेल के लिए ऑफर किया है और अब 3 दिन बाद उसको खरीदने आए हो तो हम उसकी सप्लाई बोलें। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड की बात, जैसे कि अगर आपको याद हो डिमांड की, तो मैंने एग्जांपल आप लोग को दिया था जिस तरह से एसी की डिमांड गर्मियों के समय पे होती है और आइसक्रीम की डिमांड गर्मियों के समय पे होती है, उसी तरीके से विंटर के टाइम पे जो आपके हीटर वगैरह हो गए या जो आपके वूलन क्लॉथ्स हो गए उनकी डिमांड विंटर में होती है। तो इन सब का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मीनिंग कहलाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? मीनिंग ऑफ सप्लाई में किसी भी तरह का कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है मतलब सब मैम अगर कुछ? इसको सिंपल तरीके से एकदम बताना हो तो मैम मतलब एक लाइन में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला तो ये जो नीचे लाइन लिखी हुई सप्लाई है को ये आपको डिफाइन करेगी, ये वाली जो लाइन है आपकी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर ऑफर फॉर सेल, वो क्वांटिटी जो सेलर बेचने के लिए अपनी दुकान पे रखता है वो ही आपकी सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, याद है वो मूवी जो MS धोनी वाली आई थी, उसमें जब धोनी का वो गेम चल रहा होता है, मैच चल रहा होता है, तो उसका फ्रेंड होता है अपनी शॉप पे बैठा होता है, वहां पे बायर आता है कैरम बोर्ड खरीदने के लिए, तो वो डिनाई कर देता है। ठीक है, प्रोडक्ट उसकी दुकान पे अवेलेबल था बट वो सप्लाई नहीं थी क्योंकि वो उसको उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसको बेचना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आती है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका पढ़ने के लिए, एग्जांपल्स वगैरह तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। फिर आएगा आपका स्टॉक एंड सप्लाई। ठीक है, एक वर्ड होता है स्टॉक और दूसरा वर्ड होता है आपका सप्लाई। ये क्या होता है, स्टॉक एंड सप्लाई में फर्क क्या है? अभी मैंने इसको जस्ट अभी एग्जांपल दिया है। मैम स्टॉक जो हम लोग के पास मैम अवेलेबल गुड्स रहते हैं मैम शॉप पे उसको स्टॉक कहते हैं, और मैम सप्लाई जितना जो मैम कस्टमर बेचने के लिए मैम अपने यहाँ अपने यहाँ रखता है। ठीक है, करेक्ट है। यस स्टॉक का मतलब हो गया वो क्वांटिटी जो कि सेलर की दुकान पे रखी हुई है, मतलब एज अ स्टॉक आपने रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सप्लाई का क्या मतलब होता है, सप्लाई का मतलब होता है वो सामान जो कि मार्केट में सेलर उसको बेचना चाहता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसमें देखो डिफाइन भी किया गया है आपका, ठीक है। पॉइंट आपसे क्या कहता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद अ सेलर और फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, सप्लायर के पास जितना सामान उस टाइम पे अवेलेबल था वो क्या कहलाता है, आपका स्टॉक कहलाता है। लेकिन सप्लाई क्या होती है, वो सामान जो कि सेलर बेचने चाहता है, बेचने के लिए उसने अपनी दुकान पे रखा है, वो क्या हो जाएगा, आपकी सप्लाई हो जाएगी। The total quantity of a commodity available for with a seller and firm at a particular point of a time is called stock. On the other hand, supply is that part of a stock of a commodity that the seller is ready to sell at some given price during a given time period. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सप्लाई आपकी फ्लो करती है। क्लियर हो गया? आई थिंक ये वर्ड में इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। जिस तरह से हमने पढ़ा था डिमांड के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इफेक्ट करते हैं, उसी तरीके से सप्लाई के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? मैम टेस्ट एंड मैम टेस्ट एंड प्रेफरेंस और मैम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पैशन, मैम पैशन हो गया, और जैसे डिमांड में कई सारे पॉइंट्स, ट्रेंड, क्या चीज? यस मैम ट्रेंड भी, मैम ट्रेंड जैसे हाँ, कौन ट्रेंड भी किस हो चीज का सकता है ट्रेंड। आपका। ठीक है, और कोई आइडिया किसी को? आकांक्षा आप बताइए कुछ। प्राइस मैम। प्राइस, ओके। मैम पैकिंग पैकेजिंग।
पैकिंग, पैकेजिंग। क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, वो देखो। पहला आपका है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या है ये तो क्लियर होगा, प्राइस। अभी हम इसके बारे में डिटेल भी स्टडी करेंगे, पहले भी स्टार्टिंग देख लो खाली। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को जो हम सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी ऑफ अ प्रोडक्शन, आपने किस मेथड से, किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया है उसको बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका प्राइस ऑफ इनपुट। फोर्थ आता है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, और सिक्स्थ पॉइंट आएगा आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी को इतने में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इन पॉइंट्स में? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको देख के लग रहा हो कि आपको समझ नहीं आया या आप समझ नहीं पाए इस पॉइंट को? कोई भी ऐसे, क्योंकि हम तो डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बताइए कि इनमें से कोई ऐसा पॉइंट। प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट या सामान आ रहा है हम जितना समझ आ रहा सामान है मतलब? फैक्ट्री हाँ में। ठीक है, क्योंकि ये सारे देखो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे आपके डिमांड वाले चैप्टर में। ठीक है, इस वजह से। अब देखो इससे पहला तो अभी ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, आप जो कमोडिटी बेच रहे हो। जैसे डिमांड में क्या था कि अगर कोई चॉकलेट 10 रुपए की है तब हम 1 यूनिट खरीदेंगे। जैसे ही वो चॉकलेट आपकी 5 रुपए की हुई, हमने 2 यूनिट 3 यूनिट खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरीके से सप्लाई भी वर्क करती है। सप्लाई के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ये क्या करती है, आपका अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर देती है? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, अब देखो डिमांड जब हम पढ़ रहे थे तो हमें अपने आप को एज अ कंज्यूमर समझना था कि हम कस्टमर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हमें ये समझना था। बट अब हम जब सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझना होगा, वी आर द प्रोड्यूसर्स। तो अपने दिमाग को एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर सोचो। जब कीमतें बढ़ने लगेंगी तब आप हमेशा ये चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा सामान मार्केट में सेल कर दो। ठीक है, ये पॉइंट आएगा आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का। दूसरा है टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, आज आपने अपनी कंपनी में लेबर अपॉइंट कर रखे हैं ताकि आप 10 से लेकर 15 यूनिट्स तक मैन्युफैक्चर कर सको, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है, ज्यादा आती है। जब आप वहीं पे 10 मजदूरों की जगह एक मशीन ला के रख दोगे तो जो वेजेस आप लेबर्स को देते थे उसमें छूट मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट आप बनाते थे, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप बनाते थे, वो कई गुना ज्यादा अब इंक्रीज हो चुका होगा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया। तीसरा कहता है प्राइस ऑफ अ इनपुट, जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर इफेक्ट डालती। ठीक है, मान लीजिए आपका एक सप्लायर है जो रॉ मटेरियल आपको बेचता था, उसने महंगा कर दिया है, तो महंगा करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस पे भी इफेक्ट मिलेगा और फिर आपकी सप्लाई भी इसकी वजह से इफेक्ट करेगी। फोर्थ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, डिमांड में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, फिफ्थ आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, आपकी फर्म क्या चाहती है, उसका मेन मोटिव क्या है, वो प्रॉफिट अर्निंग चाहती है या वेलफेयर चाहती है, ये चीज भी सप्लाई पे इफेक्ट करेगी। और लास्ट आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को लेके कोई सिस्टम बना दिया हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जा रही हो, इस तरह का कोई डिस्काउंट या इस तरह का कुछ दिया जा रहा हो, तो ये सब कुछ भी क्या होता है, इसी में इंक्लूड करते हैं। इतना क्लियर है? मैम प्राइस, यस मैम। मैम प्राइस इनपुट में जैसे अभी मैम डीजल और पेट्रोल का रेट मतलब ज्यादा हुआ तो उसमें मैम ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट ऐड करके मैम। हाँ, सबके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो भी रॉ मटेरियल। अब देखो कोई सप्लायर अगर आपके पास आ रहा है, अपना सामान लेकर आ रहा है, तो उसके हमें क्या होता है कि आप ही से सब निकलवाएगा वो, है ना, अपना तो पे नहीं करेगा।
ठीक है। अगर वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन लगा रहा है तो उसका मोटिव क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम जितना भी लगा रहे हैं वो किससे, आपसे ही हम वसूल लें, यही चीज इसमें होती है। तो जो भी आप इनपुट में यूज करते हो, चाहे आपने रॉ मटेरियल लाने में जितना खर्चा किया है या किसी भी चीज में, वो सब आपकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अब कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर आगे बढ़े। मैम एक बार सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लो, पहले जो टिप टैप वाले फोन चलते थे, मतलब कि जो मल्टीमीडिया वाले फोन्स थे बटन वाले, हमें क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी मिली और हम स्मार्टफोन्स में मूव कर गए। जो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा और उसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एज एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, तो सबके स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि इसका नोट्स बना लो अपनी कॉपी में। यस मैम, बना रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। अब आता है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक एक पॉइंट को लिखते हैं। जिसमें कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट ना समझ में आए, वो तुरंत का तुरंत पूछ लेना। प्राइस ऑफ कमोडिटी मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी सप्लाई मार्केट में हो रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसा असर देखने को मिलता है का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया, मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है, और आपकी दुकान पे बहुत सारे चावल रखे थे, ठीक है। जब आप उस चावल को खरीद के लाए थे तब उसकी कॉस्ट थी फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। 1 किलो 20 रुपए में आप बेचा करते थे जब आपने उसको दुकान पे अपनी रखा था। अब क्या हुआ है, अब कंडीशन ये हुई है कि उसकी कॉस्ट 20 रुपए से बढ़ के 50 रुपए हो गई है। तो एज अ शॉपकीपर अब आप उसे स्टोर करके रखने की कोशिश करोगे या बेचोगे? कल तक उसको बेचते थे तो 20 रुपए मिलते थे 1 किलो में, आज बेचोगे तो 50 रुपए मिलेंगे। तो अब उसे तुम स्टोर करोगे या बेच दोगे? लॉजिकली सोचो, क्या करोगे, स्टोर करोगे कि बेचोगे? हम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। और क्वेश्चन ये है कि आपकी दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान पे बहुत क्विंटल भर चावल रखे हुए हैं बोरियों में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप उस चावल को खरीद के लाए थे तो कॉस्ट थी 20 रुपए, मतलब कि उस दिन जो भी खरीदने आता वो आपको 20 रुपए 1 किलो पे देके जाता। आज की डेट में प्राइस बढ़ गए हैं, अब आपको 20 रुपए की जगह 50 रुपए मिलेंगे। तो अब आप उसको बेचोगे या अपने पास रख लोगे? हम बेचेंगे। बेचेंगे मैम, बेचेंगे बेचेंगे। बेचोगे, नॉर्मल सी बात है, प्राइस बढ़ जाओगे तो क्या करोगे? बेचोगे। तो इस वजह से ये कैसा होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होती है, हमारी सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे 20 ठीक रुपए की जगह अब उसकी मैम। कॉस्ट 5 रुपए हो जाए, तो क्या अब बेचोगे उसको? अभी तक 20 मैम रुपए मिलते थे। शॉपकीपर मैम प्रॉफिट के लिए मैम बेच रहा है मैम। मैम वो हाँ, लॉस में तो शॉप, बियर नहीं करेगा। हाँ सीधी बात है, शॉपकीपर प्रॉफिट मार्जिन चाहता है, वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाना चाहेगा, वो लॉस क्यों बियर करेगा? तो वो 5 रुपए में कभी भी उसको सेल नहीं करेगा। तो नहीं यही करेगा। पॉइंट देखो यहाँ पे भी लिखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, मतलब कि फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। When a producer produce a commodity, he ensure a lot of expenditure on factor of production and raw material etc. कोई भी प्रोड्यूसर जब सामान बनाता है तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसके इनपुट्स में, फैक्टर्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह में बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट करता है, विच वी कॉल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद कहता है ही कैन रिकवर दीज कॉस्ट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस इन द मार्केट। सीधी बात है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे बियर करेगा? मार्केट में सामान बेचेगा, जो फायदा होगा उससे वो अपनी कॉस्ट को बियर करेगा। सिंस प्राइस इज ऑल्सो द एवरेज रेवेन्यू, higher the price high higher the price high will be the average revenue and accordingly higher will be the total revenue। सीधी बात है, प्राइस जैसे जैसे हाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कीमत बढ़ी, पैसा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आई थिंक अब इस वाले टॉपिक में फिलहाल तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को भी? नो मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 था आपका टेक्नोलॉजी ऑफ अ प्रोडक्शन। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि न्यू मशीनरी हम ला के रखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, न्यू ट्रेंड्स या फैशंस वगैरह का हम यूज करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जब भी मार्केट में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में प्रोडक्ट है उनके स्टैंडर्ड में भी क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तभी देखो हमेशा गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें, न्यू इनोवेशंस करते रहें, जिससे कि क्या होगा, हम क्या करेंगे, मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे, लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, उसमें क्या था, जैसे ही न्यू टच फोन आएंगे उसकी डिमांड एकदम से इंक्रीज होगी, ठीक है, उस टाइम पे आपको अपनी सप्लाई को भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। आपने एक पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ाया था आप लोग को, शॉर्ट एनालिसिस का, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब कुछ आपको एनालाइज करनी पड़ती है, क्या ट्रेंड है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर ही आपको देखना मिलेगा। इसमें देखो लिखा हुआ है, एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, ये मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर हम लेबर को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह न्यू मशीनरीज को लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो वेजेस हम लेबर्स को पे कर रहे थे उसका हमें डिडक्शन मिलेगा, रिडक्शन होगा, पैसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, विच इंक्रीज द मार्जिन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, जिसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्लूड द फर्म टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी विद द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से अब हमारी कंपनी, हमारी फर्म बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकती है, सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर। On the other hand, if a firm use old and inferior technology, it increase the cost of production per unit of a commodity and reduce the margin of a profit, which leads to decrease in supply of a commodity. कोई प्रॉब्लम इसमें ना समझ में आया हो तो पूछना, फिर इसको बता देंगे एक बार, किसी को भी? मैम दूसरा वाला ये एक बार और बता दिए। टेक्नोलॉजी वाला ना, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आई थिंक तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मैम पहले वाला हाँ मैम वो भी स्क्रीनशॉट पता मैम क्या कह रहे हो? मैम पहले वाला मैम स्क्रीनशॉट भेज दिया मैम, पसंद मैम नेटवर्क की वजह से मैम क्लास लीक हो जा रही है मैम, मतलब ये वाला भी फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं समझ में आया मेरे को। यस मैम स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी, ऐसी कोई प्लीज बात मैम। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाले का मैं एग्जांपल दे रही थी आप लोगों को, कोई एग्जांपल लेते हैं, सोचने पहले, हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी में बात कर, अब देखो फॉर एग्जांपल हम मैगी बनाते हैं, ठीक है, हमारी कंपनी क्या करती है, मैगी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब देखो मार्केट में मैगी की कॉस्ट कितनी है, मतलब प्राइस कितनी है, 12 रुपए, ठीक है, कॉस्ट क्या है आपकी इसकी, 12 रुपए प्राइस है, ठीक है, आप मार्केट में इतने में ही बेच सकते हो। अब एज अ प्रोड्यूसर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट चाहने के लिए देखो दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो अब अच्छा एक चीज और देखो, अब कॉस्ट क्या आ रही होगी, अगर मैगी मार्केट में 12 रुपए की बिक रही है तो कहीं ना कहीं ये एज्यूम करते हैं कि वो 8 रुपए की बन रही होगी, कंफर्म नहीं है, हम ये एज्यूम्ड फिगर ले रहे हैं, ठीक है। बन कितने की रही है, 8 रुपए की, बेच रहे हैं कितने में, 12 रुपए में, तो हम प्रॉफिट कितना कमा रहे होंगे अभी इस टाइम पे, हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 4 रुपए, ठीक है। अब हमारी कंपनी क्या चाहती है, प्रॉफिट चाहती है, तो प्रॉफिट चाहने का देखो दो तरीका है, या तो मैं इस 12 रुपए को बढ़ा के 15 रुपए कर दूं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर और मैं क्या कर सकती हूँ, इस 8 रुपए को कम करके 5 रुपए कर दूं, दो ही रास्ते हैं, या तो 12 रुपए को बढ़ा के 15 रुपए कर दूं, या तो 8 रुपए को कम करके 5 रुपए कर दूं, जिससे कि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नो डाउट, क्लियर है। अब देखो 12 को 15 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें छोड़ के हमारे जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ मूव कर जाए,
तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दूं, कम कर दूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उन सबको रिमूव करना पड़ेगा और उनकी जगह न्यू टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? देखो, जो पुरानी मशीन हमारी बिल्डिंग में लगी होगी, हमारे यूनिट्स में पुरानी बिल्डिंग जितनी भी लगी होंगी मशीन्स वगैरह, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। उसकी मेंटेनेंस करते रहो टाइम टू टाइम, कुछ खराब हो रहा है, टूट रही है, उसको रिपेयरिंग में हमारा खर्चा आ रहा है, तो दिन पर दिन हमारे क्या होते रहेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे। तो हम जो 8 रुपए से 5 रुपए करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादा पैसा मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है। इससे बेटर है कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को छोड़ दें और उसकी जगह क्या लेकर आए, न्यू टेक्नोलॉजी लाए, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कोई डाउट है किसी को ये टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में? नो मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आपका थर्ड पॉइंट था प्राइस ऑफ इनपुट। ठीक है, इसमें हमने क्या बात की थी? आपके प्राइस ऑफ इनपुट में हमने ये कहा था कि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी इनपुट्स वगैरह हम लगाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार आपकी सप्लाई पे इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? अब देखो, टॉपिक तो क्लियर है कि जो भी हम रॉ मटेरियल या जो भी आपके यूनिट्स में खर्चा आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं आइसक्रीम का। ठीक है, हमारी कंपनी क्या करती है, आइसक्रीम बनाती है, तो आइसक्रीम बनाने के लिए मेरा इनपुट क्या होगा, मिल्क होगा, है कि नहीं? अगर मिल्क की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं मेरी प्राइस ऑफ आइसक्रीम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉजिकली अगर देखा जाए तो यही होगा कि नहीं होगा? अगर दूध जो हम खरीदते थे वो अब क्या हो जाए, महंगा हो जाए, पहले की कंपैरिजन में अब वो महंगा हो चुका है, तो इसका असर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेरी प्राइस पे देखने को मिलेगा। जो मैं अपनी आइसक्रीम की प्राइस लगा रही थी, यही चीज क्या कहलाएगी, आपकी प्राइस ऑफ इनपुट कहलाएगी। कोई प्रॉब्लम अब किसी को? मैम थर्ड वाला एक और बार बता दीजिए। क्या चीज, क्या कह रहे हो? थर्ड वाला ही मैम एक और बार एक बार और समझा दे। ठीक है, एक मिनट, टाइम अप भी होने वाला है तुम लोग का, 10 मिनट ही बचेगा। खैर, देखो नीचे स्टेटमेंट लिख के आई है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है सपोज अच्छा पहले मैं समझा देती हूँ फिर इसको रिवाइज करते हैं। मैंने कहा मेरी कंपनी क्या बनाती है, आइसक्रीम बनाती है। ठीक है, ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। अगर मुझे अपनी प्राइस को कम करना है तो इसका इफेक्ट इनपुट पे भी पड़ेगा। आइसक्रीम बनाने के लिए मुझे इनपुट्स चाहिए और इनपुट मेरे लिए क्या है, मिल्क है। जब तक मेरी कंपनी में मिल्क नहीं आएगा तब तक क्या मेरी कंपनी आइसक्रीम प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं कर सकती है। और मान लीजिए जहां से मैं मिल्क परचेज कर रही थी उसने क्या किया, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जैसे ही मेरे इनपुट की प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका जो कॉस्ट थी, मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आज आप अगर 10 रुपए में आइसक्रीम बेच रहे हो तो प्राइस इंक्रीज हो जाने की वजह से उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ये कहता है आपसे सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, इफ द प्राइस ऑफ अ मिल्क फॉल, अगर मिल्क की प्राइस फॉल हो जाती है, कम हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आइसक्रीम विल फॉल। ठीक है, दूध की कीमत कम हुई तो आइसक्रीम की कीमत भी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन अ मार्जिन ऑफ अ प्रॉफिट पर यूनिट, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। सो द फर्म विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, जिसकी वजह से हमारी कंपनी आइसक्रीम की जो वो थी आपकी सप्लाई थी वो ज्यादा करेगी, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ऑन द अदर हैंड, if the price of a milk increases, cost of production per unit of ice cream will increase. It will leads to decrease in margin of profit and firm will decrease the supply of ice cream. ठीक
ठीक है, अभी जो मैं बात कर रही थी मिल्क की कॉस्ट बढ़ चुकी है तो आइसक्रीम की कीमत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसके बाद कहता है thus if price of any input used in production of a commodity falls it leads to decrease in cost of production per unit and as a result supply of a commodity will increase, या फिर इसका vice versa। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। अब किसी को प्रॉब्लम है इसमें? कैमरा ऑन करो, सबके कैमरे फिर से बंद हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सेव कर लो अपने पास। मैम स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ रहा, आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सेंड कर देती हूँ। मेरे पास सारे मैसेज कर। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हम वही बात करेंगे आपके जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो हमने डिमांड में पढ़े थे। याद है वो कौन कौन से गुड्स थे? सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं? एग्जाम्पल से बता सकते हो? मैम टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री में कार एंड पेट्रोल। ठीक, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाई भी होती है। जब हम किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कहीं ऐसा, अब देखो मान लो सप्लाई करते समय मुझे ये पता चलता है कि मैं कोई सामान 12 रुपए में बेच रही हूँ और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उस सामान को 10 रुपए में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई पे जरूर पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? मैं सामान 12 रुपए में बेच रही हूँ, वो सामान 10 रुपए का बेच रहा है, तो सामान बिकेगा किसका? उसी का बिकेगा, मेरा तो बिक नहीं जाएगा। तो इसका इफेक्ट भी किसको देखने को मिलेगा? मेरे को ही देखने को मिलेगा, और इस वजह से ये भी क्या करती है, आपकी सप्लाई को इफेक्ट करती है। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, इसमें कह रहा है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जैसे अभी मैंने बोला, दूसरे गुड्स की, वो आपके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी सप्लाई पे असर देखने को मिलता है, उसके ऊपर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे भी मैंने, या फिर हमने जो एग्जांपल लिया था आपका उसका याद होगा, अगर डिमांड में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एग्जांपल लिया था स्लाइस वगैरह का। ठीक है, टी एंड कॉफी का एग्जांपल था, स्लाइस एंड माजा का हमने एग्जांपल्स लिए थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, ये एग्जांपल ले रहा है व्हीट एंड राइस का। ठीक है, इसमें कहता है आपसे supply of a commodity is also influenced by the price of other related goods. Let's suppose that a farmer produces 2 goods, wheat and rice, with the help of a given resources. उसके जितने भी resources हैं उसकी वजह से वो एक तरफ wheat उगाता है तो दूसरी तरफ rice का प्रोडक्शन करता है। If the price of rice increases, it will be more profitable for the farmer to produce more rice. सीधी बात है, अगर उसने राइस बोई है और एक तरफ उसने गेहूं बो रखे हैं, चावल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसको फायदा तब होगा जब वो ज्यादा चावल उगाए। होगा कि नहीं होगा? जब चावल ज्यादा उगेंगे उसको सेल करेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। वही कहता है द फर्म विल डाइवर्ट हिज रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस, जिसकी वजह से व्हीट पे करने वाले खर्चे को वो किस तरफ मोड़ देगा? आपका राइस की तरफ डाइवर्ट कर देगा। उसके बाद कहता है एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ राइस विल इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ व्हीट विल डिक्रीजेस, जिसकी वजह से राइस की सप्लाई बढ़ जाएगी और व्हीट की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। On the other hand, a fall in the price of a rice will result in a decrease in supply of a rice and an increase in the supply of a wheat. वहीं इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमने चावल की कीमतों को बढ़ा दिया था, अगर हम व्हीट की जो आपकी कीमतें हैं, प्राइस है, उसको इंक्रीज कर दें तो उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। इसके बाद आपका 5th पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, इसके बारे में भी मैंने बात की थी। इससे मैंने बोला था कि अगर कोई फर्म ऐसी है जो कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो उस तरीके से वर्क करती है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट कमाना तो नहीं, सोशल वर्क पे बिलीव करती है, तो वो उसको लेके वर्क परफॉर्म करेगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म का मतलब यही है कि मकसद क्या है उसको काम को करने का, मेन मोटिव क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है डिफरेंट फर्म्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हर फर्म के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि उसको पूरे करने पड़ते हैं, मकसद अलग अलग होता है। ठीक है, सम फर्म्स हैव एन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज। कुछ फर्म्स का क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, देयर प्रॉफिट। ठीक है, और वहीं पे सम हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइज सेल। कुछ कंपनी होती हैं जो चाहती हैं कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो कुछ कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं कि वो अपने सेल्स को क्या करें, इंक्रीज कर, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहती हैं। उसके क्या कहते हैं, सम अदर फर्म्स। कुछ अदर फर्म्स होती हैं जो कि अपनी गुडविल के ऊपर मेन फोकस करती हैं, तो कुछ फर्म्स होती हैं जो अपनी रेपुटेशन को मेन इंपॉर्टेंस या मेन कंसिडरेशन देती हैं। ये सारी बातें इसमें इंक्लूड आपकी की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है आपका, different firm have different objectives. Some firms have an objective to maximize their profit, whereas some firms have an objective to maximize sale. Some other firms may have an objective to increase their goodwill and prestige, and some many have an objective of increase employment opportunities. ठीक है, ये बात आपकी फर्म के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या चाहती है। टाइम अप होने वाला है, अपना कैमरा ऑन कर लो जल्दी से ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों को। ओके, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँ।